आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 3 है, वो 2065, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, 2065, तो इसको डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 3 है ये, राइट। तो 3 नंबर टेस्ट है। ऑलरेडी मैं फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट को ऑलरेडी देख चुका हूँ, 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में देख चुका हूँ। कितने क्वेश्चन था उसमें आपको क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन 4 पार्ट में, तो आपके 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है, तो मैं 4 पार्ट में दोनों को देख चुका हूँ। तो यहाँ से थर्ड जो पेपर है, थर्ड टेस्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको दे भी रखा है आपको कि थोड़ा सा मैं जब स्टार्ट करता हूँ उससे पहले दे देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख लीजिए, राइट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे या लिख लेंगे फिर आप मैच कर सकते हैं इसको क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था उस वाले में पेपर में, वहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री का यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसे आपको हर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस होता चलेगा यहाँ पर, राइट। जितना भी क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंस का लिखेंगे तो हर जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ, राइट। हिस्ट्री का हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी का मैंने पहले कर लिया था, ये ज्योग्राफी का कर लिया। उसके बाद ये क्या है आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित और फली फूली पहाड़ी चित्रकला शैली का संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देना है। इसको देखते हैं क्या लिखना है इसमें। आपका देखो पहले क्या रहेगा, यहाँ पर पहला इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपका पहले इसमें देख सकते हैं दृष्टिकोण क्या रहेगा, क्या दृष्टिकोण रहता है, किस टाइप से क्वेश्चन हमको फ्रेम करना है। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 17 से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित फली फूली पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, आपको यहाँ से ये पता लगाना है क्वेश्चन में कि किसके बारे में बोल रहा है। पहाड़ी चित्रकला के बारे में बोल रहा है, तो पहाड़ी चित्रकला के बारे में ही आपको क्या है इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख देना है, राइट। इंट्रोडक्शन लिखेंगे फर्स्ट बात पे। सेकंड बात पे क्या लिखना है आपको, सेकंड बात में आपको लिखना है पहाड़ी चित्रकला के यहाँ पर बोल रहा है विभिन्न शैलियाँ। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जो इनकी विभिन्न शैलियाँ हैं उनकी विशेषता को बताना है यहाँ, राइट। उनका क्या है संक्षिप्त परिचय देना है। तो उनकी क्या है, इसकी जो पहाड़ी चित्रकला हम बताएंगे उसके बारे में क्या आप इनकी विशेषता बता देंगे। ठीक है, विशेषता के बारे में बताएंगे, उनकी शैली क्या किस प्रकार से विभिन्न है, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, राइट। और यहाँ पर 17 से 19वीं शताब्दी के बीच इनमें क्या ऐसा विकसित हुआ, क्या इन विकसित में क्या फली फूली, ये आपको जो यहाँ पे 17 से 19वीं शताब्दी उसके बीच में बताना है क्या विकसित हुई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या यहाँ पे निष्कर्ष दे देना है, राइट। तो इस टाइप से आपको आंसर को ब्रेक करना है। आप देखो जब क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने के बाद पहले आपको सोच लेना चाहिए कि ब्रेक करने की कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है। ऐसे आप 200 वर्ड इसमें नहीं लिख पाओगे, राइट। आप ब्रेक करके अगर लिखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आप निकाल पाओगे। जैसे कि पहाड़ी चित्रकला के बारे में आपसे 3 से 4 लाइन आप इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो आप शैली बताई क्या क्या इनकी शैली है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला की विशेषता बताई क्या विशेषता है, और इन दोनों की शताब्दी के बीच क्या इसमें विकसित हुआ। तो इस टाइप से आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर अपना। तो देखो आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन या आपका जो प्रस्तावना, इसमें लिखना है क्या लिखना है, आप लिखेंगे पहाड़ी लघु चित्रकला शैली का विकास 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर मध्य तक रहा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब, जम्मू कश्मीर के गढ़वाल कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। ये राजस्थानी चित्रकला की जो संकल्पना है वो अनुभूति या तथा घनिष्ठ रूप से यहाँ पर क्या संबंधित होता है इससे। ठीक है, इसका केंद्रीय विषय राधा और कृष्णा की जो शाश्वत प्रेम है उसका चित्रण यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक है, मेन बात आपको सिर्फ इतना बताना है 3 लाइन में। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, या हिंदी में बोल सकते हैं प्रस्तावना, राइट। अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे आप पहाड़ी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ क्या हैं। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला की जो विभिन्न शैलियाँ हैं हमारी क्या क्या हैं, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे इसके अंदर आप बसोहली। ठीक है, बसोहली, या इसको बहुत जगह लिखा हुआ देखेंगे बसोहली चित्रकला। ठीक है, बसोहली इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं अलग अलग लिखा हुआ तो आप देख लेंगे। बसोहली चित्रकला इसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे आप, इस हेडिंग में आपको लिखना है ये चित्रकला 17वीं शताब्दी से, ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी तक भारत के जो पहाड़ी राज्य थे उसमें फली फूली थी। ठीक है, सुस्पष्ट जीवंत रंगों पर ये जो रेखाएं हैं इस पर लिए यहाँ पर जानी जाती थी, राइट। हालांकि इस शैली का नाम छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बसोहली से लिया गया था, राइट। इसके लिए जो हमारा उदाहरण है संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। चित्रों की जो श्रृंखला है राजमंजरी, ठीक है, क्या राजमंजरी 1690 के राजमंजरी, ठीक है, राजमंजरी 1690 के जो आसपास यहाँ पर निर्मित हुई है ना, इसके प्रारंभिक उदाहरणों में से एक मानी जाती है, राइट। इतना लिखेंगे आप। उसके बाद इसी में पॉइंट डाल के नीचे लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर डालना है आपको, उसमें लिखना है इसकी विशेषताओं में से एक है गैर यथार्थवादी शैलीबद्ध चेहरे की प्रस्तुति है इसमें, जिसमें पार्श्व के चित्र जो आपके हैं प्रोफाइल जिसको बोलते हैं के रूप में दर्शाया गया है, और इसमें बड़ी बड़ी जो पैनी आँखें हैं वो दिखाया गया है। इसमें हमेशा चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें पृष्ठभूमि में गेरुआ, पीला रंग, भूरे रंग और जो इसकी प्रधानता यहाँ पर होती है।
इस चित्रकला की विशिष्ट तकनीकी सफ़ेद रंग की मोटी जो उभरी हुई बूंदों हैं उसके आभूषणों पर चित्रित करना, राइट। इसमें जो हरे जो भ्रंग हैं उनके पंखों के टुकड़ों का उपयोग यहाँ पर पन्ना रत्न को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप इतना लिखेंगे बसोली चित्रकला में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वो नेक्स्ट हेडिंग में आपको लिखना है सेकंड हेडिंग में गुलेर चित्रकला, ठीक है। गुलेर चित्रकला, चित्रकला इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है बसोली चित्रकला के अंतिम चरण में ठीक पश्चात चित्रकला के जम्मू समूह का उद्गम हुआ, ठीक है। तो जम्मू है उसमें वहाँ पर समूह का इसका उद्गम हुआ था, ठीक है। इसमें मूल रूप से गुलेर संबंध जो रखने वाले यहाँ पर जसरोटा में बस जाने वाले एक कलाकार नैन सुख द्वारा क्या है जम्मू कश्मीर के निकट एक छोटा सा स्थान है, ठीक है। उनके जो राजा यहाँ बलवंत सिंह थे उसमें यहाँ पर चित्र उनका शामिल है, राइट। जो जसरोटा है, जसरोटा और गुलेल दोनों स्थानों पर यहाँ में इन्होंने काम किया था, राइट। उसी में पॉइंट डाल के और लिखेंगे आप, यह चित्रकला एक नई प्राकृतिक तथा कोमल शैली से है जो बसोली कला की प्रारंभिक परंपराओं से परिवर्तन का एक घोतक बनाता है, राइट। प्रयुक्त रंग में कोमल तथा शीतल, ऐसा प्रतीत होता है कि शैली मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकला की प्राकृतिक शैली से प्रभावित हुई है, इतना डाल देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कांगड़ा चित्रकला, ठीक है। कांगड़ा, कांगड़ा और चित्रकला, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में, इसमें आपको लिखना है गुलेर शैली के पश्चात कांगड़ा शैली नामक चित्रकला की एक अन्य शैली का उद्गम 18वीं शताब्दी के अंतिम जो चतुर्थांश था उसमें हुआ था, जो पहाड़ी चित्रकला के तृतीय चरण का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। यह शैली कांगड़ा, गुलेर जो आपके बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर, ठीक है, और गढ़वाल आदि में विभिन्न स्थानों पर फली फूली। इस शैली के जो आरेखन है उसमें कोमलता और प्रतीकवादी जो यहाँ पर प्रतीकवादी गुणवत्ता जैसी विशेषताएं मानी जाती हैं इनमें, ठीक है। इसी में पॉइंट डाल के फिर से लिखेंगे नीचे, इन चित्रकलाओं में, ठीक है, इन चित्रकलाओं में पार्श्विका में महिलाओं के चेहरे पर नाक में लगभग माथे की जो सीध है उसमें एक नेत्र के लंबे तथा तिरछे और ठुंडी नुकीली तथापि यहाँ पे आकृतियों का कोई प्रतिरूपण नहीं किया गया है, राइट। और बालों का एक सपाट समूह यहाँ पर माना गया है, ठीक है। इतनी बात आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ नंबर आएंगे, फोर्थ नंबर हेडिंग में लिखना है आपको कुल्लू मंडी चित्रकला, ठीक है। कुल्लू जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कुल्लू मंडी चित्रकला। इसमें आपको लिखना है पहाड़ी चित्रकला में प्रकृतिवादी कांगड़ा शैली के साथ साथ कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली ने भी इस उन्नति को, इस मुख्य तौर पर यहाँ पर परंपरा को दिखाया है, ठीक है, ये बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इस शैली की विशेषता मजबूत और प्रभावशाली आरेखन है, ठीक है, आरेख करते हैं और गाढ़े हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं, राइट। हालांकि कुछ मामलों में कांगड़ा शैली का प्रभाव देखा जा सकता है, इसे भी फिर शैली को अपनी विशिष्ट लोक चरित्र बनाए रखना। इस शैली की बड़ी संख्या में कुल्लू, जो हमारी बड़ी संख्या में कुल्लू जो है और मंडी से शासक हैं इसके चित्र यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इतना पूरा कर देंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे चित्रकला की पहाड़ी शैली की शुरुआत बसोली में एक अपरिष्कृत एवं अत्यधिक अलंकृत शैली के रूप में हुई है, ठीक है। ये गुलेर तथा आरंभिक कांगड़ा के दौर से होते हुए भारतीय कला के उत्कृष्ट और परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर सामने आई है। इतना आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सॉरी, आपका जो कंक्लूजन या निष्कर्ष रहेगा वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी शैली है उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा बताना रहेगा, राइट। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, चर्चा कीजिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई और इसके प्रभाव का प्रकाश डालिए, ठीक है। तो क्या दृष्टिकोण रहेगा, किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में, ठीक है। आप सोचते हो कि मुझे कैसे पता है, कि मैं कैसे समझ ले रहा हूँ कि कैसे, देखो जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहा है, राइट। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ कि जाओ अपना ये काम करके लाओ, तो मैं किसी एक इंसान से बोल रहा हूँ ना, किससे काम करके लाओ, ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम काम करके लाओ, किसी से बोला काम करने वाला लाओ, उसी काम करने को ही मैं किसी जो मतलब प्रोनाउंसिएशन उसी को बना रहा हूँ कि जो काम करके लाओ उसी को मुझे लिखना है, नहीं, मैं जिसको बोल रहा हूँ, राइट, जिसको बोल रहा हूँ उसको यहाँ पर लाना है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है, राइट। आप समझ आया होगा, आपको नहीं समझ आया तो भी आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से और समझा सकता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड की क्रांति, सॉरी, औद्योगिक क्रांति के बारे में यहाँ पर पूछना है, बताना है आपको, ठीक है। पहले बताएंगे औद्योगिक क्रांति है क्या है, इसको संक्षिप्त में बता देंगे 3 से 4 लाइन में, राइट। फर्स्ट बात में, सेकंड बात में आपको क्या लिखना है, इस क्रांति के सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू होने के कारण पर क्या कारण थे, क्यों शुरू हुआ, इसके प्रकाश डालना क्यों हुआ, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ही कर पाएंगे क्वेश्चन, ये आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सूचीबद्ध करना है, जो औद्योगिक क्रांति है उसके कारण क्या है उसको वहाँ पर आप सूचीबद्ध करें, मतलब इनको क्या क्या है क्रम से दर्शाएंगे क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है निष्कर्ष यहाँ पर लिख देंगे, इस टाइप से आपका पूरा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं कैसे लिखना है। आपको यहाँ पर देखो औद्योगिक क्रांति से स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे औद्योगिक क्रांति और लिखेंगे बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण एवं नवाचार की अवधि थी जिसकी शुरुआत वर्ष 1760 के आसपास
इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसमें वस्तुओं का निर्माण हाथों से किया जाता था, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों की ओर से संक्रमण हुआ। रोजगार उत्पादन के जो मूल्य तथा निवेश की जो पूंजी थी उसके संदर्भ में यहाँ पर क्या वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग यहाँ पर था। ठीक है, ये 3-4 बातें आप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ष 1750, ठीक है, वर्ष 1750 से पहले इंग्लैंड में हुई घटनाओं ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जो औद्योगिक क्रांति की अनुकूल थीं। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित हैं या निम्नानुसार हैं, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, और क्या क्या है, पहला पॉइंट में लिखेंगे आप हेडिंग डाल के, तकनीकी प्रगति। ठीक है, क्या, तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति में क्या लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति विभिन्न तकनीकी आविष्कारों के कारण संभव हुई। इसमें अधिकांशतः आविष्कार इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए जीएम्स आपका जो हारग्रीव्स थे उनके द्वारा क्या कताई की जो मशीन थी उसका आविष्कार किया गया। एडमंड जो कार्टराइट थे उनके द्वारा क्या किया था, पावर लूम का आविष्कार किया गया। ठीक है, जेम्स वाट थे उनके द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप तकनीकी के बारे में लिख देंगे। सेकंड हेडिंग में क्या डालना है, सेकंड हेडिंग में डालेंगे कृषि क्रांति और शहरों की ओर पलायन। ठीक है, कृषि क्रांति और शहरों की ओर पलायन। ठीक है, शहरों की ओर पलायन आगे लिख देंगे। और तो इसमें लिखना है जो आपका वाड़ाबंदी था, वाड़ाबंदी आंदोलन का परिणाम अधिक फसल उत्पादन के साथ अधिक लाभकारी खेती के रूप में सामने आया। ठीक है, हालांकि इससे बहुत छोटे छोटे किसानों को विस्थापित भी किया गया। प्राय ये पुरुष एवं महिलाएं नए कारखानों में काम करने के लिए शहरों में चले गए। राइट, और औद्योगिक जो विकास है उसमें के लिए पर्याप्त श्रम यहाँ पर प्रदान किया। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद तीसरी हेडिंग आपको डालना है संसाधन की उपलब्धता। ठीक है, तीसरी हेडिंग संसाधन की उपलब्धता। ठीक है, संसाधन की उपलब्धता। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे तीसरी हेडिंग में, तीसरी हेडिंग में आपको लिखना है यहाँ पर, इसमें लिखेंगे इंग्लैंड के पास उत्पादन की 3 कारक थे, अर्थात भूमि, श्रम एवं पूंजी पर्याप्त मात्रा में थे। इसके पास कोयला, लौह तथा जो अन्य संसाधन के भंडार थे ये भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे औद्योगिक क्रांति का आरंभ करने में मदद मिली। ये आपको थोड़ा सा ब्लैक करके लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, चौथी हेडिंग क्या लिखनी है आपको, चौथी हेडिंग लिखनी है औद्योगिक जो उत्पादन है उसकी मांग। ठीक है, औद्योगिक उत्पादों की मांग। ठीक है, की मांग, इस टाइप से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसमें देख लीजिए, इसमें लिखेंगे इंग्लैंड के शहरों में नवीन जीवन शैली के कारण औद्योगिक उत्पादों में घरेलू मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई। इससे उत्पादित जो हमारा अधिशेष था माल में हेतु वहाँ पर उपनिवेश के लिए भी यहाँ पर पूर्व निर्मित बाजार भी उपलब्ध करवाए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चौथी हेडिंग में वो लिख सकते थे। राइट, उसके बाद पांचवें में यहाँ पर क्या लिखेंगे, पांचवी हेडिंग लिखेंगे आप स्थिर सरकार और अर्थव्यवस्था। ठीक है, स्थिर सरकार और आपकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये लिखेंगे हेडिंग। तो इसमें लिखना है इस अवधि में अत्यधिक वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और व्यापार तथा उद्यमिता को क्या प्रोत्साहन किया गया। इसके अलावा क्या है, एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया ने संयुक्त जो स्टॉक कंपनियां थी उनको गठन करने के लिए संपत्ति के अधिकार को लागू करने का आविष्कार के लिए यहाँ पर पेटेंट को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, अगला हेडिंग डालना है आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या लिखना है, अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, इंग्लैंड के सकल जो आपका उत्पाद था उसमें तीव्रता में क्या वृद्धि हुई, जिससे क्या ये निर्मित वस्तुओं का जो प्रमुख निर्यातक थे कच्चे माल का वो आयातक यहाँ पर बन गया। सेकंड हेडिंग क्या डालेंगे इसी में जो अगली हेडिंग डालेंगे वो समाज पर प्रभाव। इसी में डालेंगे समाज पर प्रभाव। इससे क्या होगा, इसमें तीव्र शहरीकरण हुआ तथा मध्यम वर्ग की जो आबादी थी उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, समाज पूंजीपति और वर्ग में श्रमिक वर्ग में विभाजित हो गया। राइट, श्रमिक वर्ग को अमानवीय परिस्थितियों के साथ मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे यहाँ पर साम्राज्यवाद का उदय। ठीक है, साम्राज्यवाद का उदय। ठीक है, जो टाइप से हेडिंग डालेंगे इसमें लिखेंगे औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इससे औपनिवेशिक शक्तियों ने सैन्य बल एवं प्रत्यक्ष शासन के उपयोग करके उपनिवेशों का आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। राइट, इन उपनिवेशों को कच्चे माल के लिए शोषण किया जाता था और ये तैयार उत्पादों के लिए बाजार के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अगली क्या डालेंगे, पर्यावरण पर प्रभाव। इस पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा था ये डालेंगे। इस पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई जिससे जीवन स्तर में क्या सुधार के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन का भी ह्रास हुआ। कारखानों में रसायनों एवं ईंधन के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण के में भी क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये भी आप डालेंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे हालांकि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई लेकिन इसका प्रभाव यहीं तक ही सीमित नहीं रहा। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के जो आरंभ में कई अन्य पश्चिम यूरोप राष्ट्र भी औद्योगिकृत हो गए। इससे क्या है, साम्राज्यवाद का उदय हुआ और विश्व भर में उपनिवेशों का बाजार नियंत्रण में स्थापित करने हेतु प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई। ठीक है, इस टाइप से आपका यहाँ पर पूरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, तीसरा क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय जन चरित्र होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन 1908 के मध्य तक आते आते समाप्त हो गया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या है, एक लोकप्रिय जन चरित्र होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन 1908 के मध्य तक आते आते क्या हो गया, समाप्त हो गया, स्पष्ट करना है। राइट, तो यहाँ से क्या से स्टार्ट करना है आपको, इसको देखते हैं। दृष्टिकोण क्या रहता है, दृष्टिकोण आपका रहता है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्या, संक्षिप्त में परिचय दे देंगे 3 से 4 लाइन में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है सेकंड बात में, सेकंड बात में आपको लिखना है स्वदेशी आंदोलन के यहाँ पर जो लोकप्रिय जन चरित्र पूछ रहा है। ठीक है, लोकप्रिय जो आपका जन चरित्र है, इसके बारे में बताना है कि क्या है ये लोकप्रिय जन चरित्र एक है, तो इसके बारे में बताना है क्या होगा 3 से 4 लाइन में। ठीक है, इसको 1908 तक हमारे आते आते आंदोलन समाप्त हो गया, ये पूछ रहा है। 1908 तक हमारा आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में बताएंगे क्यों समाप्त हो गया। तीसरी बात में डाल देना है। चौथी बात में क्या है, इन सबको सॉल्व करने के बाद आप इतना निष्कर्ष निकाल दें कि हमने मतलब तीनों बातों में बता के क्या सीखा, मतलब क्या यहाँ पे आप हमारा कंक्लूजन निकला। ठीक है, वो निष्कर्ष में डाल देंगे। देखो, निष्कर्ष में कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी, जो भी आपने आंसर लिखा तीनों को तोड़ के वही जो आपका समझ आया कि हाँ इसमें ये कंक्लूजन निकलता है हमारा। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलता है, तो वो वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, भले 102 लाइन क्यों ना हो। राइट, स्टार्ट करते हैं। हमारा उत्तर जो होगा देखते हैं। आप देखो, स्वदेशी जो आंदोलन उसके बारे में बताएंगे, क्या लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन 1905। ठीक है, ऐसा हेडिंग डाल देंगे। क्या डालेंगे हेडिंग, स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन ब्रैकेट में 1905 में हुई थी। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसका आरंभ अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के निर्णय का विरोध करने के लिए हुआ था। ठीक है, सदी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उन्होंने एक क्या बड़ी प्रगति की। ठीक है, उसके बाद से हेडिंग डालेंगे आंदोलन का लोकप्रिय जनचरित्र। ठीक है, आंदोलन का लोकप्रिय जनचरित्र, उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर भी एक हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग है वहाँ पर, विभिन्न वर्गों में व्यापक भागीदारी तथा महिलाओं की जो छात्रों की शहरी और ग्रामीण आबादी थी उसमें एक बड़े वर्ग में यहाँ पर क्या है हिस्सा लेना। ठीक है, तो ये हेडिंग डालेंगे आप। तो इसमें लिख देंगे हेडिंग में कि यहाँ पर जो न केवल बंगाल में, ठीक है, न केवल बंगाल में बल्कि भारत में भी कुछ हिस्सों में पहली बार बड़ी संख्या में राजनीति के तौर पर यहाँ पर लोगों ने सक्रिय तौर पर यहाँ पर भाग लिया। ठीक है, मतलब एकदम मतलब तैयार होकर रेडी होकर उन्होंने भाग लिया, मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर वो लोग उसमें जाना चाहते थे भाग लेने के लिए। राइट, एक तरह से एकदम एक्टिव थे ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे। सेकंड बात में आप क्या लिखेंगे, इसी की जो सेकंड हेडिंग रहेगी इसी सेकंड हेडिंग में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है उसका उदय। राइट, उसका उदय क्या है, उसमें लिखेंगे आप रूढ़िवादी नरमपंथ को लेकर राजनीतिक चरमपंथ तक, क्रांतिकारी उग्रवाद से लेकर प्रारंभिक समाजवाद तक, याचिका और सार्वजनिक भाषणों को लेकर निष्क्रिय प्रतिरोध तक बहिष्कार, यहाँ पर सभी की उत्पत्ति इससे आंदोलन से हुई थी। ठीक है, इतना लिखेंगे सेकंड हेडिंग में। उसके बाद क्या लिखेंगे, हालांकि 1908 तक जो हमारे ये आंदोलन थे निम्नलिखित कारणों से क्या है समाप्त हो गए थे। किन किन कारणों से समाप्त हो गए थे, पहला कारण क्या है, सरकारी दमन। ठीक है, सरकारी दमन। ठीक है, यहाँ से आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखेंगे दमन ने सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और प्रेस पर नियंत्रण तथा प्रतिबंध का रूप ले लिया था। आंदोलन के जो प्रतिभागियों थे उनको सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को निष्कासित कर दिया गया था, सरकारी सेवा से हटा दिया गया था और उन पर जुर्माने भी लगाए गए थे तथा कई बार उन्हें पुलिस द्वारा भी पीटा गया था। ठीक है, उदाहरण के लिए 1906 का जो आपका बारी साल सम्मेलन था। ठीक है, 1906 का बारी साल सम्मेलन। ठीक है, बारी साल सम्मेलन था, उसमें क्या हुआ था, सम्मेलन में बलपूर्वक जो तितर बितर थे, मतलब पुलिस ने क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा मारपीट की थी। ठीक है, और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर प्रतिभागियों को निर्ममता से पीटा गया था। वही मतलब यहाँ पे 1906 में बारिश ये सम्मेलन था कि उन्होंने पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तरीके से इनको निर्ममता से पीटा था। ठीक है, ये था। आंतरिक झगड़े क्या थे, इसमें हेडिंग इसी में डालना है, आंतरिक झगड़े। ठीक है, आंतरिक झगड़े में क्या लिखेंगे आप, आंतरिक झगड़े में लिखेंगे आंदोलन की दिशा में संदर्भ में कांग्रेस के भीतर मतभेद था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1907 में सूरत के विभाजन ने आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या लिखेंगे, जो भी नंबर की हेडिंग रहेगी आप नंबर डालते रहिए। सीमित प्रभाव, यद्यपि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार बंगाल के बाहर भी हुआ किंतु शेष देश की राजनीति में नई शैली का मंच अपनाने के लिए यहाँ पर पूर्णतः तैयार हुई। ठीक है, उसके बाद चौथी हेडिंग क्या लिखेंगे, नेतृत्वकर्ताओं का भाव। वर्ष 1907 से 1908 के बीच अश्विनी कुमार और कुमार चरित्र द्वारा, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा सहित बंगाल के कई प्रमुख नेताओं को निर्वासित किया गया। ठीक है, तिलक को 6 वर्ष का कारावास की सजा दी गई तथा बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष को सक्रिय राजनीति के रूप में संन्यास लेना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण आंदोलन ने नेतृत्व का विहीन हो गया। राइट, ये टाइप से आप अपना पूरा इतना लिखेंगे।
आपको क्या लिखना है, नेतृत्वकर्ता का अभाव वाले में। उसके बाद प्रभावी संगठन, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रभावी संगठन। उसमें क्या लिखेंगे, यद्यपि निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा और आंदोलन आदि जैसी जो तकनीकी हैं उनका उपयोग किया गया, किंतु इनका जो कार्यान्वयन है केंद्रीकृत, अनुशासित और केंद्रीय नहीं था। ठीक है, ये आप लिख देंगे पूरा। उसके बाद आखिरी हेडिंग है, लास्ट हेडिंग जो लिखेंगे यहाँ पर, जन आंदोलन की जो अवधि थी वो क्या है, जन आंदोलन की आक्रामकता के तथा आत्म बलिदान का एक समान स्तर बनाए रखना तथा उन्हें बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, विशेष रूप से जब गंभीर दमन का सामना करना पड़ा तो इस स्थिति में विराम लेने के लिए आगे संघर्ष को क्या है, बल समेकित करने की आवश्यकता होती थी। राइट, यह बताएंगे। उसके बाद अपना 2 लाइन का निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इसको देखते हैं। हालांकि स्वदेशी आंदोलन को एक विफलता के रूप में देखना सही नहीं होगा। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विचार के विकास के विचार को अब इससे जो अनभिज्ञ है उसको जनता तक ले जाने में बड़ा योगदान दिया था। ये 2 बातें आप 3 बातें यहाँ पर निष्कर्ष में लिख देंगे। ठीक है, बाकी देखो जो भी आपको निष्कर्ष, जरूरी नहीं कि निष्कर्ष जो मैं बोल रहा हूँ निष्कर्ष हम लिखो, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ पर 1000-2000 लोग देख लेते हैं वीडियो को। तो इसमें देखो सेम का निष्कर्ष जो आप लोगों, सभी का निष्कर्ष सेम नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी बात, आप इतना पूरा मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप अपना निष्कर्ष और भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, या थोड़ा सा कुछ और भी आपको समझ आ रहा है तो वहाँ भी आप निष्कर्ष अपना लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपना पूरा आंसर कराने के लिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको माइंड खुद ओपन होता जाएगा कि हाँ किस टाइप से हमको निष्कर्ष करना होता है। मैं इस वजह से बताता रहता हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसको देखना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में क्या है, आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, उन जो विशिष्ट परिस्थितियाँ उस पर प्रकाश डालना है। ये बोल रहा है कि विशिष्ट जो परिस्थितियाँ हैं उस पर आप क्या है, प्रकाश डालना है, क्या क्या परिस्थितियाँ वो प्रकाश डालना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या, तीसरा नंबर, वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो क्या प्रासंगिकता है ये लिखना है 3rd नंबर पे। ठीक है, 4th नंबर में क्या है, इसका आपको पूरा बताने के बाद निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्ष से क्या स्टार्ट करना है, तो लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना में, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1961, ठीक है, वर्ष 1961 के पहले बेलग्रेड सम्मेलन में की गई थी। इसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के थे, और जो जमाल अब्देल नासिर ये मिस्र के थे, ये सब शामिल थे इसमें। ठीक है, 25 सदस्यों की भागीदारी वाले संघ के रूप में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाहर सबसे बड़ा स्वतंत्र और अनौपचारिक संघ यहाँ पर बन गया था, जिसमें 120 सदस्य, ठीक है, 120 सदस्य और 120 सदस्य राष्ट्र और 17 पर्यवेक्षक यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, ये बताएंगे। उसके बाद आपको लिखना है, इसी में हेडिंग डालेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, क्या लिखेंगे, आंदोलन के संदर्भ में लिखेंगे। इसमें लिखना है, इसी में पहली हेडिंग डालेंगे आप, इस आंदोलन के गठन का तत्कालिक कारण, ये लिखेंगे। उसके बाद से आगे से लिखेंगे यहाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 गुटों के उद्भव के कारण इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इनमें एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है, उसकी भूमिका के क्या उद्देश्य थे, यह लिखना है, भूमिका के उद्देश्य। ठीक है, भूमिका के उद्देश्य, हेडिंग डालना नीचे। उसमें क्या लिखना है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सक्षम आने वाली जो समस्याएं थी उसकी चुनौतियों पर क्या है, तटस्थ नहीं रहा था, जबकि प्रत्येक मामले में गुण दोषों के आधार पर साझा एवं संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना था। ठीक है, सेकंड बात में आपका लिखेंगे, इसी में नीचे पॉइंट वाइज लिखना है, यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और रंग भेद के विरुद्ध लड़ने तथा कई नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो व्यवस्था हैं उनके निर्माण हेतु प्रतिबद्ध था, जो निष्पक्ष और न्याय संगत होता था तथा विकासशील देशों के यहाँ पर हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर सेकंड हेडिंग डालेंगे आप, इसमें नीचे क्या लिखेंगे, संकट, चरण और विकास। ठीक है, संकट का चरण और विकास। उसमें लिखेंगे, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1991, ठीक है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के जो विघटन थे इसकी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि तब तक उपनिवेशवाद एक रंगभेद की समाप्ति तथा उसके जो आरंभिक उद्देश्य थे उसमें काफ़ी हद तक ये प्राप्त किया जा चुका था। ठीक है, सेकंड बात में लिखना है आपको, हेडिंग डाल के लिखना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नई भूमिका, ये लिखना है। ठीक है, तो विकासशील देशों की जो शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के सुनिश्चित करना इस आंदोलन के नए लक्ष्य के रूप में उभरा था। आपको इतना लिख देना है। ठीक है, अगला देखना है, वर्तमान समय में निम्नलिखित प्रकार से जो आपका गुट निरपेक्ष है लिखना है, हेडिंग डालना है, वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष निम्नलिखित प्रकार से प्रासंगिक है। ठीक है, ये हेडिंग लिखना है। आगे हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे आप, एक हेडिंग और डालेंगे इसके अंतर्गत, विदेश नीति का अभिन्न अंग। ठीक है, विदेश नीति का, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है लेकिन आपको
स्टैटिक क्वेश्चन है तो अच्छे से याद रख लेना है, एक जगह लिख लेना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। विदेश नीति का अभिनंग, भारत जैसे कई विकासशील देश अभी भी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से बचने की नीति सभी छोटे छोटे विकासशील देशों के लिए वैध बनी हुई है। सेकेंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, दक्षिण जो यहाँ पर इसका सहयोग है, ठीक है, जो आपका दक्षिण जो यहाँ पर दक्षिणवासी है उनका सहयोग क्या था, ये हेडिंग लिखेंगे। ये उन विषयों को उठाता है जो वैश्विक तौर पर दक्षिण के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं, ठीक है। इसमें संपूर्ण विश्व में समानता और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बताने की यहाँ पर सहायता मिलती है, ठीक है। सेकंड बात में आप यह पूरा कर देंगे। थर्ड बात में क्या लिखेंगे, थर्ड हेडिंग में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर समझौता वार्ता करने तथा उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इससे प्रत्येक सदस्य के लिए अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है, ये हेडिंग लिखेंगे थर्ड नंबर में। फोर्थ हेडिंग इसी की लिखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व के लिए संरक्षण। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुटनिरपेक्ष क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की संप्रभुता के संरक्षण का बारंबार जो आपका आह्वान करता है इसमें, ठीक है। यह बड़ी बड़ी शक्तियाँ विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में यहाँ पर कार्य भी करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। देखो इसमें निष्कर्ष आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और नहीं लिखना है तो आप इसमें निष्कर्ष नहीं लिखिए, क्योंकि इसमें ज़रा डाटा पूछा हुआ था पॉइंट्स की क्या प्रासंगिकता है, परीक्षण कीजिए, ठीक है, परीक्षण कीजिए, परीक्षा दीजिए। तो अपने से परीक्षण इसका कर दिया। आप अगर लिखना चाहें निष्कर्ष इसका लिख सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए, सही आप यहाँ से आंसर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध करना है, ठीक है। तो दृष्टिकोण क्या रहेगा देखते हैं। इसमें हमारा दृष्टिकोण रहेगा किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बोला है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बोला है। तो इसके बारे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप 3 लाइन आपको बता देंगे, ठीक है, क्या है उसके बारे में बताना है। छठी शताब्दी से पूर्व यहाँ पर क्या आसपास बौद्ध धर्म जैन धर्म के उद्भव के प्रसार के कारण क्या थे, वो आपको सूचीबद्ध करना है एक एक करके। सूचीबद्ध मतलब आप पॉइंट बाय पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता देने क्या क्या थे, उसके बाद आप अपना निष्कर्ष बता देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। छठी शताब्दी से पूर्व पहले भारत में वैदिक प्रथाओं की प्रधानता थी। तत्पश्चात ब्राह्मणवाद के अनुष्ठानी रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ने लगा, जिसके कारण अंततः कई अनिश्वरवादी धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इसके जो अतिरिक्त थे प्रचलित हमारे सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियां भी बौद्ध एवं जैन धर्म के उद्भव का प्रसार कारण बनी थी, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव के प्रसार हेतु उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं वो लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सामाजिक धार्मिक कारक, ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारक हेडिंग डालेंगे आप, उसमें लिखेंगे उसकी हेडिंग वो डालेंगे नीचे वर्ण व्यवस्था। तो लिखेंगे उत्तर जो वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, इसी के अनुसार उनकी कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे तथा उनके जो विशेषाधिकार थे वो सौंपे गए थे। इसके कारण न केवल सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करने के लिए यहाँ पर प्रतिक्रिया का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसी में पॉइंट लिखेंगे नीचे, इसके अतिरिक्त शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित जातियों की पारंपरिक जो हमारी इसकी व्यवस्था थी वो जाति आधारित यहाँ पर भेदभाव को, अस्पृश्यता को जन्म दे दिया उसने, राइट। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे अनुष्ठान और समारोह। उसमें क्या लिखेंगे अनुष्ठान समारोह में, उसमें लिखना है कर्मकांड और समारोह की प्रधानता पूजा उपासना की प्रथा पर हावी होने लगी थी जो सामान्य लोगों के स्वीकार नहीं थी। इससे अतिरिक्त यह व्यवस्था महंगी और जो आडम्बरपूर्ण थी वो हो गई थी। अंधश्रद्धा एवं अंधविश्वास ने लोगों को और अधिक यहाँ पर भ्रमित कर दिया था। अगली हेडिंग क्या होगी, थर्ड, तीसरे, चौथे जो भी हेडिंग होगी, ब्राह्मणवादी वर्चस्व। ब्राह्मण स्वयं को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। इसके कारण संस्कृत भाषा पर अपने प्रभुत्व का लाभ उठाकर उन्हें अपने हित के अनुसार धर्म की व्याख्या करते थे। उन्होंने वैदिक शिक्षा पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसका विरोध नए धर्मों के आधार पर यहाँ पर उनके आधार पर उदय होने लगा इसका, ठीक है। वर्नाकुलर स्वदेशी भाषा का प्रयोग, अगली हेडिंग है वर्नाकुलर या स्वदेशी भाषा का प्रयोग, ये हेडिंग है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो उपदेश क्रमशः पाली एवं प्राकृत भाषाओं में दिए गए थे, ठीक है। ये भाषाएं समान जन बोले जाने वाली भाषा थी, जबकि इसके विपरीत संस्कृत का प्रयोग उस समय विद्वान लोगों के द्वारा बोला जाता था, ठीक है। समान जन भाषा में उपदेशों की सहायता से नए धर्म अपने संदेशों को आम जनता तक क्या है पहुंचाने में सफल हुए। यहाँ से अगली हेडिंग आएगी आपकी आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या क्या है वो देख लेते हैं इसमें। आर्थिक कारक, व्यापार का विकास, ठीक है, व्यापार का विकास मैं हेडिंग बता देता हूँ।
व्यापार का विकास पहली हेडिंग होगी आपकी आर्थिक कारक में। दूसरी हेडिंग क्या होगी? साहूकारी की प्रथाएं। साहूकारी की प्रथाएं, ठीक है, ये सेकंड हेडिंग होगी। तीसरी होगी नई कृषि अर्थव्यवस्था का उद्भव। नई कृषि अर्थव्यवस्था का उद्भव, ठीक है, ये तीसरी हेडिंग है। तो पहली हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? पहली हेडिंग में लिखेंगे इस अवधि के दौरान व्यापार विकास, वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, वे अपनी सामाजिक स्थिति से और बेहतर बनाना चाहते थे, ठीक है, पहले हेडिंग में लिख लेंगे। सेकंड हेडिंग क्या लिखेंगे इसमें? सेकंड हेडिंग में लिखेंगे व्यापारियों के लिए ऋण देना अनिवार्य था जो कि वेदों में निषिद्ध था, इसलिए व्यापारी वर्ग ने नए नए धर्मों को अपना समर्थन दे दिया। इस यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड हेडिंग में क्या लिखेंगे? नई कृषि वाले में नई कृषि अर्थव्यवस्था का उद्भव, इसमें लिखेंगे बलि के रूप में मवेशियों का अंधाधुंध मारने की जो वैदिक प्रथा थी, नई कृषि अर्थव्यवस्था में उसका व्यवधान उत्पन्न करने लगी, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म द्वारा अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिससे व्यवसायियों या व्यापारियों के बीच लोकप्रियता का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको पूरा लिख देंगे, राइट। उसके बाद अपना निष्कर्ष आप लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको? इस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव समाज में बदलती परिस्थिति अनुक्रिया जो थी उस पर यहाँ पर रूप में बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े व्यापारियों, अमीर ग्रस्त जो आम जनता थी उनके क्या है दरबारी लोगों द्वारा यहाँ पर क्या इनका अनुसरण किया गया। इन धर्मों ने उस नए समाज का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्भव छठी शताब्दी में हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व हो रहा था, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था बनाने की जो आवश्यकता थी वो प्रक्रिया को इन्होंने क्या किया, वैदिक धर्मकांड या वैदिक कर्मकांड के प्रासंगिक ना हो इस वजह से क्या इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष और भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी कि निष्कर्ष आप अपने टाइप से भी लिख सकते हैं, सबका निष्कर्ष सेम नहीं होना चाहिए, अपना अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या मैं निष्कर्ष लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो इतना आप अगर क्वेश्चन लिख सकते हो इतना बड़ा, तो इसमें क्वेश्चन इतने बड़े 3 क्वेश्चन को डिवाइड तोड़ने के बाद आप थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया कि हाँ ये निष्कर्ष इसका होना चाहिए, किसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। तो इतना माइंड आपको इतना ओपन करना पड़ेगा कि हमें इतना होने के बाद आपको निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए मुझे क्या लिखना है, ठीक है। मैं आपको करा देता हूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि आप और ज़्यादा सोच पाएँ इसलिए मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने, तो यहीं पर वीडियो को एंड करूँगा मैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट लाऊंगा वहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के बारे में पूछा है, इसको प्रैक्टिस करके लाइएगा और कोशिश कीजिए करने के लिए, ठीक है। मैं इसको सेकंड पार्ट में इसका डिस्कशन कराऊंगा, जो टेस्ट नंबर 3 है इसका सेकंड पार्ट में, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा नीचे, वहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपना आंसर, और जो भी डाउट रहता है पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।